Hello to all, welcome to my channel. So in this video we are going to solve super 30 MCQs on industrial sociology. इस वीडियो में हम सुपर 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे और इस वीडियो का टॉपिक जो है वो रहेगा औद्योगिक समाजशास्त्र। ठीक है, ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होने वाली है। MCQs दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे, तो आप किसी भी स्ट्रीम से हैं यू कैन फॉलो दिस। ओके, अब चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी वीडियो को एंड सबसे पहले खुद से आंसर देने की ज़रूर से ट्राई कीजिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन ये रहा। सो फर्स्ट इज़ industrial sociology is a substantive area of general sociology which might more accurately be termed the sociology of economy. Who among the following has given this definition? तो ये इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी की डेफिनेशन दी गई है। पूछा जा रहा है कि कौन ने ये दी है। ठीक है, हिंदी में भी मैं पढ़ देती हूँ। औद्योगिक समाजशास्त्र सामान्य समाजशास्त्र की एक प्रमुख शाखा है, जिसे और अधिक उपयुक्त शब्दों में कार्य संगठनों का समाजशास्त्र अथवा अर्थव्यवस्था का समाजशास्त्र कह सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि अब ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शंस हमारे हैं विल्बर्ट ई मूरे, JS स्मिथ, DC मिलर एंड WH फार्म या फिर कार्ल पियर्सन। सबसे पहले आप डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए कि डेफिनेशन है क्या, एंड देन सोचिए क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर C, DC मिलर एंड WH फॉर्म। ठीक है ना, जो ये है इसका बिल्कुल से आंसर है ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी स्टडीज़ द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट। ऑप्शंस आर इंडस्ट्रियल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, नन ऑफ द अबव। औद्योगिक समाजशास्त्र कौन सी समस्याओं का अध्ययन करता है? औद्योगिक जीवन की, राजनैतिक जीवन की, धार्मिक जीवन की, या फिर इनमें से कोई नहीं। हम ये तो बहुत ही ईजी हो गया क्वेश्चन। हम इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम इंडस्ट्रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सोशल प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसका फेनोमेना है, क्या उसके फंक्शंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। औद्योगिक समाजशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शंस पर बढ़ते हैं किंग्सले डेविस, एल्टन मेयो, विलियम मैथर या फिर नन ऑफ द अबव। तो इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी के फादर कहे जाते हैं एल्टन मेयो। अगर आपको नहीं पता है तो नोट भी करते जाइए। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम, एल्टन मेयो, किंग्सले डेविस, HM वेमन या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द फादर ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। एल्टन मेयो ने ही ये बुक लिखी थी और ये लिखते हैं 1945 को। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5, द सोशल सिक्योरिटी एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर ऑफ व्हाट। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शंस देखिए 2016, 17, 18, 15। देखिए इसमें जो ये क्वेश्चन दिया गया है एंड जो इसके ऑप्शंस हैं, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। मैं आपको क्लियर करके बाद में बताऊंगी, पर मेरे ख्याल से इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो 1935 होना चाहिए। बट मैं बता दूंगी कि ये क्यों दे रखे हैं ये वाले ऑप्शंस। ठीक है ना, चलिए अभी नेक्स्ट पर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक संबंधों का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं, अ स्टडी ऑफ कंज्यूमर्स एंड देयर एसोसिएशन, अ स्टडी ऑफ द स्टेट एंड देयर इंस्टीट्यूशन, अ स्टडी ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर एसोसिएशन, अ स्टडी ऑफ वर्कर्स एंड देयर ट्रेड यूनियंस। तो आप अगर नहीं भी जानते हैं इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी के बारे में तो आपको इतना तो पता ही होगा कि इंडस्ट्रियल है तो इसका मतलब इसे इंडस्ट्री से कुछ लेना देना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी को देखिए, द स्टडी ऑफ द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशन। भाई इसका काम तो कौन करता है? जब हम वो पढ़ते हैं
पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं ना, उसमें हम स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, या फिर और भी बहुत सारे में सब टॉपिक भी आता है। बट इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में हम मेनली कंज्यूमर हो गए, मैनेजमेंट हो गया, वर्कर्स हो गए, ट्रेड यूनियंस, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो जो बी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा था कि कौन सा क्षेत्र नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज़ पास्ड इन द ईयर ऑफ 1948। इनमें से कौन सा अधिनियम सन 1948 में पारित हुआ था, 1948 में। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ट्रेड यूनियन एक्ट, श्रम संघ अधिनियम, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिमम वेजेस एक्ट जो था वो 1948 को आता है। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रेड यूनियन एक्ट कब आया, ये भी इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्री सोशियोलॉजी में। तो ये आता है 1926 में। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कब आया, ये भी पता होना चाहिए, तो ये आता है 1947 में। प्लीज़ नोट डाउन भी करते जाइए अगर आपको नहीं पता इनके बारे में। और मिनिमम वेजेस एक्ट तो हमारा 1948 है। चलिए नेक्स्ट देख ले हैं आगे। नेक्स्ट इज़ सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड रिड्रेशल एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर ऑफ। तो महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निषेध निवारण एवं निदान अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये होता है 2014, 2016, 2013, 2015। तो ये होता है 2013, 2013 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिन इन व्हाट, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ था, औद्योगिक क्रांति कब आरंभ हुई थी और कहाँ से आरंभ हुई थी? फ्रांस से, ब्रिटेन से, यूएस से, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था ये शुरू होता है ब्रिटेन से, और कब शुरू होता है? 18th सेंचुरी पर। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 इज Which among the following is not a principle by Henry Fayol regarding to industrial organization? निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक संगठन के संबंध में हेनरी फयोल का सिद्धांत नहीं है? देखिए इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में हम सोशियोलॉजिस्ट हैं, हमारे एक हेनरी फयोल सोशियोलॉजिस्ट भी नहीं है, अगर हम इन्हीं में बोलूँ इकोनॉमिस्ट भी हैं कहीं ना कहीं। तो ये किससे रिलेटेड हैं? तो ये हैं, इसमें क्या आता है, मतलब सॉरी इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा इनके संगठन में नहीं आता, नॉट पूछा गया है। ठीक है, नहीं आता है। देख लेते हैं। डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, अनस्टेबिलिटी, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स। तो देखिए एक चीज़ बात ध्यान देने वाली बात है, जो ये हेनरी फयोल है ना, ये है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। प्लीज़ इसे आप नोट करिए। जो हेनरी फयोल है ये क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न। देखिए आप खुद से नोट कर लीजिए, इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, मॉडर्न मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ 11 प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक सेकेंड, इसका मैंने आंसर आपको नहीं दिया। 10 का आंसर जो हो जाएगा नहीं आता है वो ऑप्शन सी होगा, अनस्टेबिलिटी नहीं है। डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स, ये तीनों चीज़ें बताते हैं ये फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के हेनरी फयोल, पर अनस्टेबिलिटी नहीं आता। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल आर। योजना, संगठन, निर्देश, नियंत्रण, ये सभी क्या हैं? ये गोल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट है, या फिर सभी के सभी? योजना, संगठन, निर्देशन या फिर नियंत्रण, तो ये क्या होगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कंट्रोल, ये सब चीज़ें क्या होंगी? तो ये जो है ये हो जाएंगे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया? फर्स्ट पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आयोजित पहला श्रमिक संघ था? मद्रास लेबर यूनियन, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, बॉम्बे हिल हेड एसोसिएशन, कामगर हितवर्धक सभा। तो पहली जो ट्रेड यूनियन थी वो थी मद्रास लेबर यूनियन, और ये बनी थी 1918 में। कब बनी थी? 1918 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 13।
Who among the following contribute mainly in the development of the classical motivation theory? क्लासिकल मोटिवेशन थ्योरी पर सबसे अधिक किसने कंट्रीब्यूट किया था? औद्योगिक संगठन से संबंधित प्रेरणावादी शास्त्रीय सिद्धांत। ऑप्शंस देख लो, एल्टन मेयो, F.W. टेलर, एडम स्मिथ, हर्बर्ट साइमन। तो क्लासिकल मोटिवेशन थ्योरी से जो रिलेटेड हैं वो हैं F.W. टाइलर। देखिए जो F.W. टाइलर थे ना, इन्होंने जो ये मेनली बात बताई थी क्लासिकल मोटिवेशन थियोरी में, ये बताते हैं कि क्या होना चाहिए जब कोई भी पर्सन है, जब वो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली रिवॉर्ड्स पाता है, लाइक मनी उसे मिलती है, उसके काम पर उसको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, तो इससे क्या होती है कि स्टेबिलिटी बनती है। क्लासिकल मोटिवेशन मतलब उसे मोटिवेशन मिलता है, वो ज़्यादा काम करता है, अपने काम के प्रति वो क्या हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो इसका मेन फोकस इसी पर था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस लीड टू डेमोक्रेसी इन ट्रेड यूनियन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा श्रमिक संघों में लोकतंत्र को बढ़ावा दे रही है? रेगुलर मीटिंग्स, नियमित बैठकें, फेयर एंड टाइमली इलेक्शन, निष्पक्ष और समय पर चुनाव होना, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन, संघ के खातों को लेखा परीक्षण, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी की सभी चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। नेक्स्ट इज 15, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। देखिए इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब सामूहिक सौदेबाजी की विशेषता जो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज़ अ ग्रुप एक्शन, ठीक है, इट इज़ अ बाइप्रिटाइड प्रोसेस, ओके, इट इज़ अ फ्लैक्सिबल, इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव प्रोसेस। कलेक्टिव बार्गेनिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछा गया है इसमें। देखिए इसमें ये ग्रुप एक्शन भी होता है, ओके, ये बाइप्रिटाइड होती है। अगर हम देखें तो एक तरफ लेबर्स का एक, ओके, फ्लैक्सिबल भी होती है, ठीक है, कॉन्टीन्यूस होती है, कॉम्पिटिटिव है। देखिए मुझे तो सभी इसके ऑप्शन सही लग रहे हैं। एक बार इसे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को भी हम रहने देते हैं क्योंकि मुझे सारे के सारे लग रहे हैं कि सभी के सभी तो आते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग में। ठीक है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज 16, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लेजिस्लेशन। बुक का नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लेजिस्लेशन। ऑप्शंस आर B.P. त्यागी, H.N. मल्होत्रा, G.P. सिन्हा, P.R.N. सिन्हा, B.L. माथुर। तो इस बुक के लेखक हो जाएंगे C. G.P. सिन्हा एंड P.R.N. सिन्हा इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज 17, ऑर्गेनाइजेशंस आर सोशल यूनिट्स और ह्यूमन ग्रुपिंग्स डेलिबरेटली कंस्ट्रक्टेड एंड रिकंस्ट्रक्टेड टू सीक स्पेसिफिक गोल्स। हु हैज़ गिवन दिस डेफिनेशन। संगठन सामाजिक इकाइयाँ अथवा मानवीय समूह हैं जिनका निर्माण तथा पुनर्निर्माण जागरूक रूप से निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो ये परिभाषा है ऑर्गेनाइजेशन पर किसने दी थी? ठीक है, रिचर्ड एच हॉल ने, एट्जियोनी ने, रिचर्ड डब्ल्यू स्कॉट, पीटर एम ब्लाउ। तो ये जो पॉपुलर डेफिनेशन बाय द एट्जियोनी, ठीक है, ये दी गई थी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेड टू बी एन इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इनमें से हम किसे औद्योगिक विवाद का, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का प्रभाव नहीं मानेंगे? ऑप्शंस आर हाई प्रोडक्टिविटी, पीस एंड प्रॉफिट, रिडक्शन इन प्रोडक्शन, हायर रेट ऑफ एब्सेंटीज्म, रिडक्शन इन वर्किंग हावर्स। देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का इफेक्ट क्या नहीं होगा ये पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल से ए, हाई प्रोडक्टिविटी एंड पीस एंड प्रॉफिट होगा तो डिस्प्यूट करना ही क्यों है ना। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के सब नेगेटिव ही होंगे, जैसे कि रिडक्शन हो जाएगा, हायर रेट होगी, रिडक्शन वर्किंग हावर्स होंगी, ये सब चीज़ें होंगी। आगे, स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी इज़ हेल्पफुल इन व्हाट। औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन सहायक होता है किसमें? इरेडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स, इंडस्ट्रियल प्लानिंग, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा C, बोथ, A एंड B बोथ। नेक्स्ट इज 20, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज एसोसिएट विथ हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में हम ये एक्सपेरिमेंट भी पढ़ते हैं, हॉथॉर्न प्रयोग। तो इससे किसका नाम जुड़ा हुआ है? किंग्सले डेविस, एल्टन मेयो, H.M. वर्मन, नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल से एल्टन मेयो ही हैं जो उन्होंने ये हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। नेक्स्ट इट, इन विच ईयर वाज इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई? 21 जून 1916, 18 जून 1919, 21 जून 1919, 17 जून 1918। देखिए इसमें जो ऑप्शंस हैं 1919 तो हो गई, 1919 तो है ही ILO की, बट इसमें जो ये डेट्स हैं इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा बहुत। इसको छोड़ के अभी आप फ़िलहाल 1919 याद रखें। एंड इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है वो भी नोट करिए, वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है। नेक्स्ट इज इन विच बुक एड्जियोनी हैज़ मेंशन्ड अबाउट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? एड्जियोनी ने औपचारिक संगठन का उल्लेख अपनी किस बुक में किया है? थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हैंडबुक ऑफ मॉडर्न सोशोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो ये बुक है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, ये एड्जियोनी ने लिखी थी 1964 में। ठीक है। नेक्स्ट इज 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्ड मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी? हम सभी जानते हैं मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी की बात की थी, अधिकारी तंत्र की बात की थी, जिसमें मैक्स वेबर के सिद्धांत में क्या नहीं आएगा? नो इम्पॉर्टेंस ऑफ रूल्स, क्लियर एंड डेफिनाइट ज्यूरिडिक्शन, हियरार्की इन पोजीशन, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो ए है वो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइट कॉलर क्राइम? ये पूछ रहा है इनमें से वाइट कॉलर क्राइम में कौन नहीं आएगा? डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर या फिर मशीन ऑपरेटर। निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद पोश अपराध का कर्मचारी नहीं है? तो बिल्कुल से डी होगा। ठीक है, क्योंकि जो डी है वो एक वर्कर है और वो आता है हमारे ब्लू कॉलर में। ठीक है, बाकी की ये तीनों आते हैं वाइट कॉलर में। किसने दिया था वाइट कॉलर क्राइम का? तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। 25 इज विच स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन? लाइन और स्टाफ संगठन के बारे में कौन सा कथन सही बोला गया है? इट हैज़ कमांड ओनली एंड नॉट सजेशन, ये इनमें केवल आदेश होता है, सुझाव नहीं। इट हैज़ लूज डिसिप्लिन, इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन विथ लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ सिस्टम इन विच लेबर वर्कर्स सेल दियर लेबर फॉर वेजेस इज कॉल्ड व्हाट? एक प्रणाली जिसमें श्रमिक अपनी श्रम शक्ति मजदूरी के लिए बेचते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? सोशलिज्म, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म। तो बिल्कुल जैसे कि कार्ल मार्क्स कहते हैं, कैपिटलिज्म में जो प्रोलेटरिएट होते हैं वो बुर्जुआस को अपना क्या करते हैं? वेजेस बेचते हैं लेबर के थ्रू। नेक्स्ट इज द कंसिक्वेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज़ हार्मफुल फॉर? औद्योगिक विवाद के परिणाम निम्नलिखित में से किसके लिए हानिकारक होते हैं? ओनर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, वर्कर्स, इकॉनमी या फिर ऑल? तो बिल्कुल से सभी के लिए। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा वो इंडस्ट्री के लिए भी, ओनर जो होगा इंडस्ट्री का उसके लिए भी बुरे हैं, वर्कर के लिए भी बुरे हैं, इकॉनमी के लिए भी बुरे हैं, तो सभी हो जाएगा। 28 है इन विच ईयर वाज कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट इनेक्टेड? अनुबंध श्रम नियमन उन्मूलन अधिनियम कब आया था? 1917, 1972, 1918, 1981। तो जो ये एक्ट है ये आता है 1970 में, 1970 में आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज इन चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 अमेंडेड एज ऑफ चिल्ड्रन इज डिस्क्राइब्ड? जो बाल श्रम निषेध नियमन अधिनियम आया था 2016 में, ठीक है 2016 में आया था, उसमें जो चाइल्ड की एज है कि वो बाल श्रम नहीं करेंगे वहाँ तक के बच्चे, तो वो कौन है? चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स, चिल्ड्रन अंडर 13, चिल्ड्रन अंडर 12 नहीं या फिर नन। तो जो चिल्ड्रन अंडर 14 होंगे, मतलब 14 से नीचे के जो बच्चे हैं, मतलब 13 साल तक के जो बच्चे हैं, वो जो बाल श्रम वह नहीं करेंगे, चाइल्ड लेबर वाले में आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ द बुक क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक समाज में वर्ग और वर्ग संघर्ष की बात, ये पुस्तक किसने लिखी थी? मैक्स वेबर, रॉल्फ डेरेनडॉर्फ, कार्ल मार्क्स, R.K. मर्टन। तो क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी बुक बाय रॉल्फ डेरेनडॉर्फ, एंड ये बुक जो लिखते हैं ये लिखते हैं 1959 में। ठीक है। तो आज के लिए सॉल्व किया हमने टोटल 30 MCQs
जो कि थे इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी प्लस आपको पसंद आई होगी। अगर आती है देन लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।